कृषि किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान आप किसानों का अपना मनपसंद लाइव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हम कृषि संबंधी विभिन्न विषय लेकर आते हैं। आमतौर पर हेलो किसान में हम बात करते हैं फसलों की, पशुपालन की, लेकिन आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम तो ये कहना चाहेंगे कि एक समय था जब किसान इंद्र देवता की तरफ टकटकी लगाए रखता था, आसमान में देखता था बादल कब बरसेंगे। अब उसी तरह है, अब किसान नज़र ये लगा कर रखता है, पार्लियामेंट पर देखता है कि बजट कब पेश होने वाला है, क्योंकि अब बजट में कृषि को खास तवज्जो दी जाती है। और कृषि को, जैसा कि हमारे वित्त मंत्री ने भी कहा है कि जो 4 महत्वपूर्ण इंजन है किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में, जिनकी रफ्तार देने में, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत इंजन है, पावरफुल इंजन है, वो है कृषि का क्षेत्र। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि इस बजट में हमारे किसानों के लिए, कृषि के क्षेत्र के लिए क्या विशेष निकल कर आया है। यानी आज का विषय है कृषि बजट। तो आइए नजर डालते हैं एक बार आज के विषय पर। तो कृषि बजट 2025 पर आज हम बात करेंगे और इसे सरल तरीके से आप सभी किसानों को समझाने का प्रयास करेंगे। पशुपालन के क्षेत्र के लिए क्या विशेष है, अच्छे बीज अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए सरकार ने इस बजट में क्या प्रावधान रखा है, दलहन तिलहन को लेकर क्या कहा गया है, इन तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार से बात करेंगे। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और टोल फ्री नंबर पर कॉल करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लें, 1800-113060। दूसरा नंबर 1800-113061। टोल फ्री है, यानी आप सभी जानते हैं कि इस नंबर पर कॉल करने पर आपका कोई शुल्क नहीं लगता है। तो बस फ़ोन उठाएं और ये नंबर डायल करें। अगर आप इस बजट को लेकर अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं, कोई राय देना चाहते हैं, या फिर अन्य किसानों को आप बधाई देना चाहते हैं, तो भी आपका स्वागत है। अगर किसी गुत्थी को नहीं समझ पा रहे हैं तो वो गुत्थी सुलझाने के लिए भी हम आपके लिए मंच खोल रहे हैं। तो आगे आपको बता दें कि आप अपने सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तमाम अलग अलग माध्यम आपके लिए हैं जिसके ज़रिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। इस नंबर पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इस पर आप अपने सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं, hellokisan2015@gmail.com। तो चाहे आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। सभी माध्यम आपके लिए खुले हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ बुनियादी बातों के बारे में अपने दर्शकों से हम कहना चाहेंगे कि ज़रूर ध्यान रखें, जब भी कॉल करें आप हमें इस बात को सुनिश्चित करें कि नेटवर्क क्षेत्र में ही हो, ज़्यादा शोर ना हो, ताकि स्पष्ट हम आपको सुन सकें। व्हाट्सएप सवाल के लिए मैं कहना चाहूँगी कि अपना नाम, अपने क्षेत्र का नाम और सवाल को कम शब्दों में समेटने का प्रयास करें, और इसी बात का ध्यान ईमेल करते हुए भी ज़रूर रखें। तो चलिए आज के जो हमारे विशेष मेहमान हैं, जो कि आज हमें बताएंगे कृषि बजट के बारे में, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर खेमचंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं NIJP और पूसा नई दिल्ली से। और आज जो कृषि बजट है उसके बारे में हम आपसे विस्तार से जानेंगे कि कैसे हमारे किसान इससे लाभान्वित हो सकते हैं और उनका जीवन स्तर, उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो बेहतर हो सकती है। और हमारे साथ डॉक्टर नलिनी रंजन कुमार जी हैं। सर आपका भी स्वागत है। और आप हैं प्रधान वैज्ञानिक NIAP से और पूसा नई दिल्ली से। आपका भी बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में। और आपसे भी हम जानेंगे इस बजट के बारे में विस्तार से। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करें। उससे पहले हम बजट पर, हमारी जो रिपोर्ट है, जो कृषि बजट पर हमने जो रिपोर्ट तैयार की है वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट को लेकर क्या कहा। साल 2025 का बजट आ चुका है। बजट में गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों को प्राथमिकता दी गई है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की जाएगी। देश को दलहन में आत्मनिर्भर बनाने का ऐलान किया गया है। अगले 6 साल के दौरान मसूर और तुअर जैसी दालों की पैदावार को बढ़ाने पर खासा ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा कपास की पैदावार बढ़ाने की भी बात बजट में कही गई। पैदावार बढ़ाने के लिए कपास पर 5 साल का एक मिशन तैयार किया जाएगा।
कृषि में जल के महत्व को समझते हुए वित्त मंत्री ने जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाए जाने की घोषणा की। साथ ही वित्त मंत्री ने बजट में छोटे उद्योगों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने का भी ऐलान किया। पहले साल के दौरान ही 10 लाख कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME के लिए लोन गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। दूसरी ओर भारत स्टार्टअप हब बनने की दिशा में बढ़ रहा है। कृषि स्टार्टअप भी बड़ी संख्या में स्थापित हो रहे हैं। इस बार के बजट में स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का नया कोष स्थापित करने का ऐलान कर दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर जो उम्मीदें की जा रही थीं, उन उम्मीदों पर खरा उतरते हुए वित्त मंत्री ने इसकी सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। यानी अब किसान क्रेडिट कार्ड पर 5 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकेगा। खेती में अच्छी पैदावार के लिए अच्छे बीज जरूरी हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि अच्छे बीजों के लिए राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन चलाया जाएगा। इसके अलावा बजट में मछुआरों को भी राहत दी गई है और उनके लिए विशेष आर्थिक जोन बनाने की बात कही गई है। डेयरी और मत्स्य पालन के लिए 5 लाख रुपए तक के ऋण का ऐलान भी बजट में किया गया। मखाना किसानों के लिए भी बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा। मखाना बोर्ड किसानों को प्रशिक्षण सहायता तो देगा ही, साथ ही मखाना बोर्ड का गठन होने से मखाना प्रोसेसिंग कंपनियों को भी फायदा होगा। बोर्ड के गठन से मखाने की खेती और बाजार को अधिक लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का एक मिशन शुरू करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इसका ऐलान किया है। बता दें कि मछली पालन करने वालों के लिए भी बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्रों और समुद्र और उच्च समुद्रों में मछली पालन क्षेत्र की पैदावार को बनाए रखने के लिए एक सक्षम ढांचा लाएगी। अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा दिया जाएगा। तो अभी आपने बजट पर यानी कृषि बजट के लिए विशेष तौर पर क्या कुछ रहा इस बजट में, आपने इस रिपोर्ट के माध्यम से जाना। और अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल करें। हमारा ईमेल आईडी, हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा टोल फ्री नंबर सभी हम लगातार स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश करते रहेंगे। और हमारे साथ विशेष मेहमान हैं, तो चलिए उनसे हम बातचीत करते हैं और साथ ही साथ आपके कॉल्स का भी हमें इंतज़ार रहेगा। तो सबसे पहले डॉक्टर खेमचंद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी ओवरऑल इस बजट को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए, कपड़े कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी और मकान की पहले अगर हम कपड़े की बात करें तो चाहे कपास हो या फिर आपकी खाद्य सुरक्षा हो या फिर पोषण सुरक्षा हो, दोनों का ध्यान रखा गया इस बजट में। देखिए, ये कृषि जो बजट, हाँ, जो हम कृषि बजट की बात करें तो पिछले 2-3 साल से जो बजट पेश हो रहे हैं और इस बार भी जो बजट पेश हुआ, कुछ हमने जो हमारी जहाँ जहाँ कमियाँ थी, जैसे वित्त मंत्री जी ने दलहन की बात की, तो दलहन में 10 साल पहले भी एक मिशन शुरू किया गया था और काफ़ी हद तक हम उसमें सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे। लेकिन फिर भी 3 दालों की जो बात की गई है, तुअर की, उड़द की और मसूर की, अभी भी हम लोग इसमें इंपोर्ट करते हैं। और एक मार्केट की श्योरिटी, जैसे अब किसान बोलते हैं कि MSP पर हमारा जो 100% गारंटी है वो सरकार खरीद ले, तो इसमें गारंटी दी गई है कि हम किसानों को ये गारंटी देते हैं कि आप उत्पादन कीजिए, हम जो भी हमारे से नाफेड से एग्रीमेंट करेगा, पूरा का पूरा आपका जो माल आएगा इन 3 दालों में, हम उसको MSP पर खरीदारी कर लेंगे। जी जी। तो किसान को एक गारंटी मिलेगी कि आप प्रोड्यूस कीजिए और हम गारंटी देते हैं खरीदारी करेंगे, तो उनको इनकम की भी एक श्योरिटी हो जाएगी उससे। और देश इस पर आत्मनिर्भर बनना चाहता है, क्योंकि दालों की जो मांग है, जैसे हमारा एक देश है, इसमें शाकाहारी लोग काफ़ी हैं और दालों की डिमांड एक न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से भी बढ़ती जा रही है। देश की जनसंख्या भी बढ़ रही है, लोगों की आमदनी भी बढ़ती जा रही है, तो दालों की डिमांड को पूरा करने के लिए अधिक उत्पादन की भी ज़रूरत है। आगे जो प्रोजेक्शन है 2047 तक हम विकसित भारत की बात करते हैं, तो जो डिमांड बढ़ेगी इसकी जो है, लेकिन अगर सप्लाई साइड में हम आगे नहीं बढ़े तो थोड़ा गैप रहेगा, 5-6 मिलियन टन का गैप रहेगा। तो हमें प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसमें एक फोकस सरकार ने दिया है, एक गारंटी दी है उसके अंदर। जी जी। दूसरा, इसके अंदर कॉटन मिशन की बात भी की गई है, क्योंकि कॉटन में, कपास में क्या हो रहा है, पिछले 5-6 साल से किसान काफ़ी परेशान है और ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ जहाँ किसान का कपास का उत्पादन हो रहा है, वहाँ कुछ बीज में कुछ समस्याएं हैं, तो उस पर काफ़ी नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। अभी एक स्टेक होल्डर मीटिंग हुआ, काफ़ी बड़ा स्टेक होल्डर, जिसमें जो इससे जुड़े हुए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग भी थे। हम कई बार हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, तो हमारा देश पहले टेक्सटाइल में बहुत आगे रहा है, तो उसको वापस से उसी लाइन पर लाने के लिए सरकार ने 5 साल तक कॉटन मिशन की बात की है, जिससे किसानों को अच्छा बीज मिले, अच्छा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मिले
उसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान है नागपुर में, और जो कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि विज्ञान केंद्र, सब मिलकर इसमें काम करेंगे। और उम्मीद है कि किसानों को इस मिशन के थ्रू अच्छा बीज मिलेगा, अच्छी टेक्नोलॉजी मिलेगी, वापस से जो लंबे रेशे वाली कपास की बात की गई उसका उत्पादन बढ़ेगा, और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अच्छी गुणवत्ता वाला एक रॉ मटेरियल मिलेगा इससे, और किसानों को भी इससे फ़ायदा होगा। जी जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि कपास मिशन है, दलहनी फसलों की हम बात करें, उसमें हम काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए देखिए दलहन के MSP भी हम देखते हैं कि सरकार उसे बेहतर करने का प्रयास करती है, और ताकि किसान प्रेरित हो। अब सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक और जो ज़रूरत महसूस की जा रही थी वो है बीज। हमारे किसान अच्छी उत्पादकता के लिए जाने जाते हैं, अच्छे बीजों का चुनाव करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब तक सही जगह तक उनकी पहुंच नहीं बनेगी या फिर बाज़ार में उपलब्ध नहीं होंगे, वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को कैसे एड्रेस किया गया इस बजट में? आपने बहुत सही कहा। किसी भी खेती में बीज की बहुत ज़्यादा प्राथमिकता है, क्योंकि बीज जब अच्छा होगा तभी पैदावार अच्छी होगी। और ऐसा देखा जाता है कि जब लैब में बीज तैयार हुई, किसानों तक पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग जाता है। तो इस गैप को कम करने के लिए सरकार मिशन मोड में ये स्कीम लाई है, जिसके तहत जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो 100 वैरायटी निकली हुई है, इनको कमर्शियल लेवल पर प्रोडक्शन करके किसानों तक पहुंचाना चाहती है। तो इसके लिए करीब 100 करोड़ रुपए सरकार ने इसमें प्रावधान किया है। जी जी। तो इसको डिफरेंट वे में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के लैब से उठा करके किसानों के यहाँ मल्टीप्लाई करा करके, या डिफरेंट सीड एजेंसी है उनके यहाँ मल्टीप्लाई करा करके इसको कमर्शियल लेवल पर किसानों तक पहुँचाया जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी उनके पास पहुँचे। और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे कहीं पानी की कमी होती है, कहीं ज़्यादा पानी हो जाता है, और वितरण भी हम देखते हैं कि मॉनसून में बारिश का वितरण भी इरेटिक होता है बारिश। तो इन सब चीज़ों से रेसिस्टेंट, मानी इन सब वातावरण में जो वैरायटी अच्छा पैदा दे रही है, वो वैरायटी हमें डेवलप करी है। पिछले ही साल करीब 100 वैरायटी रिलीज हुई थी। उन सब वैरायटियों को जो बेटर अच्छी हैं उनको उपज करा करके किसानों तक पहुंचाने का टारगेट है, ताकि किसानों को घाटा ना लगे, पैदा अच्छी हो और वे प्रॉस्पर करें। जी जी बिल्कुल। तो देखिए हर स्तर पर सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, और बीते 10 सालों में हमने देखा है कि कृषि बजट, हम कहें कि बजट में कृषि का विशेष ध्यान रखा जाता है। आनंद प्रताप जी एक दर्शक हैं हमारे साथ, जो कि हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। पहले उनका हम सवाल ले लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आनंद प्रताप जी बताइए, क्या सवाल है आपका? हेलो, गोंडा उत्तर प्रदेश से। हाँ जी आनंद जी बताएं सवाल। आनंद जी टेलीविजन पहले म्यूट कर दें, आप सवाल पूरा करें। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। हाँ जी, हम जानना चाहते हैं कि जो ये बजट में किसान क्रेडिट के जरिए 5 लाख ये दे रहे हैं ऋण। जी जी हेलो। हाँ जी बिल्कुल, सवाल पूरा कीजिए आप। हाँ जी, हमें जानना चाहते हैं कि जो ये बजट में किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 5 लाख ऋण दे रहे हैं, उसमें क्या 5 लाख की संपत्ति दिखाना आवश्यक है? यदि है तो इसमें इंटरेस्ट क्या लेंगे? ठीक है, तो सर किसान क्रेडिट कार्ड, ये किसानों की मांग भी थी, और हमने देखा कि किसान कितने संतुष्ट दिखाई देते हैं। उनके लिए एक सच्चा दोस्त मैं कहूँगी। साहूकारों से पीछा छूट गया है, और उन्हें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, धन की ज़रूरत है, बुआई के समय, कटाई के समय, वो किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी मांग थी कि इसे बढ़ाया जाए। तो असल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि लिमिट बढ़ा दी गई, तो क्या दूसरे किसी मानकों को भी इसमें बदला गया है, या वैसे ही है और सिर्फ आपका अपने आप बढ़ जाएगा? नहीं, और किसी मानकों को नहीं बदला गया है, या इनकी लिमिट बढ़ा दी गई है जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा। जो यदि समय पर ऋण चुका देते हैं तो उनको 3% का जो सबवेंशन है, तो 3% कम देना पड़ेगा। जो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है KCC में, तो ये घट करके 4% रह जाएगा, और यदि नहीं टाइम पर चुकाएंगे तो 7% देना पड़ेगा। तो ये किसानों को सहूलियत देने के लिए करी गई है, क्योंकि अब लागत बढ़ती जा रही है। तो 3 लाख से कुछ नहीं हो पाता था, तो इसलिए इसको 5 लाख कर दिया गया, ताकि
जिनकी किसान की क्षमता ज़्यादा है, जिनके पास जोत ज़्यादा है, वो 5 लाख तक ऋण ले और समय पर उसको चुकता करे। और इसी तरह से इसको पशुपालन में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, लिमिट सभी वही है, में। आप चाहे इसको पशुपालन के लिए करें किसी में या फिर आप खेती के लिए मत्स्य पालन में। मत्स्य पालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए तीनों में। तो बिल्कुल, तो देखिए बहुत ध्यान रखा गया किसानों का। और जैसे जैसे किसानों की तरफ से भी कई बार ये सवाल रहा है कि क्या इसकी लिमिट बढ़ाई जा सकती है, क्या इसे और ज़्यादा किया जा सकता है ताकि और सहूलियत हो सके, तो लिमिट 3 लाख से 5 लाख कर दी गई है। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई बदलाव नहीं, पहले ही की तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आप समय से उसका भुगतान करते हैं तो उसमें कुछ आपको ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। और अगर देरी होती है तो भी, अगर हम बाहर जो बाज़ार में लोन है उससे बहुत कम इंटरेस्ट रेट है उसके बाद भी। तो फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। आपकी कॉल्स का, आपकी ईमेल्स और आपके व्हाट्सएप सवालों का हमें इंतजार है। छोटा सा ब्रेक। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम हेलो किसान में बात कर रहे हैं बजट की, और उसमें विशेष तौर पर कृषि के क्षेत्र के लिए क्या विशेष है उस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं। और साथ ही हमारा प्रयास है कि बजट को लेकर अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, कोई आशंका है, तो उसे भी आप यहाँ पर हम तक पहुँचा सकते हैं, उसका भी समाधान किया जाएगा। एक कॉलर है, आइए हम बात करते हैं। आनंद शर्मा जी, जिन्होंने गुजरात से हमें कॉल किया है। आनंद जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है। आनंद जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ, बताइए आनंद जी, सवाल बताएं। मेरा ये पूछना है कि ये बजट में जैसे कृषि को प्राधान दिया है, थोड़ा सा तवज्जो दिया हुआ है। मेरे पास जगह छोटी है, तो यहाँ पर मैं अगर पॉली हाउस चालू करूँ तो उसको भी स्टार्टअप में लिया जाएगा क्या? अच्छा, ठीक है। एग्री स्टार्टअप के बारे में जानना चाहते हैं सर। खेमचंद जी, क्या बताना चाहेंगे? हाँ, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो अभी बजट में चर्चा भी की गई कि जो हमारे कृषि से जुड़े हुए दूसरे जो व्यवसाय है, जैसे आप पॉली हाउस की बात कर रहे हैं, तो एक फूड एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग की बात है, उसके प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की गई है। तो जनरली जो पॉली हाउस लगाएंगे तो आपको हाई वैल्यू क्रॉप लगानी है, तो इसमें आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए इसका प्रावधान है कि जो जहाँ डिमांड ज़्यादा है उसके नज़दीक आप इस तरह का व्यवसाय करते हैं फल और सब्जियों का, तो आप निश्चित रूप से आप स्टार्टअप वगैरह लगाते हैं उसमें, तो उसमें आपको लोन मिलेगा। और जो अन्य सुविधाएं हैं, इसमें पूरा एक बैकअप सपोर्ट है किसान जो सरकार की, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छी टेक्नोलॉजी मिले, ज्ञान मिले और उससे आप अच्छी आमदनी ले सकें। तो निश्चित रूप से आपको जो पॉली हाउस का आपका जो प्लान आप बता रहे हैं, आपको उसमें लोन के अलावा दूसरी सुविधाएं मिलेंगी जिससे आपकी आमदनी बढ़ सके। और ये सभी किसानों के लिए है जो शहरों के पास में है। तो सरकार इसमें फल और सब्जियों के ऊपर स्पेशल पैकेज भी है कि इसका उत्पादन सरकार को बढ़ाना और आपकी आमदनी बढ़ानी है। जी जी। और सर, जैसे कि हम अक्सर अपने कार्यक्रम के माध्यम से बताते रहते हैं कि कैसे संरक्षित खेती भी की जा सकती है। और ये अगर संरक्षित खेती करते हैं तो एक तो ये कि जो मौसम में उतार चढ़ाव है उसे अपनी फसल को सुरक्षित कर पाते हैं और साथ ही आप अच्छा भाव भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि आपने भी कहा। नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हमें कॉल किया है। आइए बात करते हैं। जी नंद स्वरूप जी, बताइए क्या सवाल है। हेलो नंद स्वरूप मिश्रा जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप?
हेलो। हाँ जी सर, बताएं। नमस्कार सर, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा है, बाराबंकी से जी। मैं जानना ये चाहता हूँ इस किसानों की स्थिति सुधारने के लिए इस बजट में और कौन सा संविधान होना चाहिए जिससे उनका ढांचा मजबूत हो सके, क्योंकि हमारी खेती में चार ही यार होते हैं, बीज, खाद, पानी, उपचार। अगर ये चार में हमको राहत मिल जाए तो समझ लीजिए हमारी तरक्की हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है और ये हमारे बहुत ही सजग किसान हैं, अक्सर इनके सवाल आते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? मिश्रा जी, आपने बहुत सही कहा कि चार चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है और सरकार इन चार चीज़ों पर पूरी ध्यान दे रखी है। सिंचाई के लिए आपको तो पता ही होगा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बहुत दिनों से चल रही है और उसके तहत आप सूक्ष्म इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई वाली भी फैसिलिटी ले सकते हैं। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित कुसुम योजना भी चल रही है, जिससे कि आप सौर वाला पंप लग जाते हैं और सौर पंप लग जाते हैं, पैनल भी दे दिए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बेच सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ले सकते हैं। तो ये सिंचाई के लिए भी पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है। और इस तरह से इस साल तो आप जानते ही हैं कि 100 करोड़ रुपए का एक बीज मिशन चालू किया गया है, जिसमें उच्च उत्पादकता वाली बीजों को किसानों तक पहुंचाया जाएगा। तीसरी जो बोले थे, खाद के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए एक और कारखाना ईस्ट इंडिया में ही असम में भारत सरकार लगाने जा रही है। तो खादों की उपलब्धता बढ़ाने की कोशिश हमेशा जारी है। और सब्सिडी तो आप जानते ही होंगे कि हर एक फर्टिलाइज़र में सब्सिडी मिल रही है ताकि आपको सस्ते दामों पर उपलब्ध कराया जा सके। तो इस तरह से सरकार जागरूक है और साथ साथ उचित मूल्य दिलाने के लिए भी एमएसपी भी हर एक साल बढ़ाई जाती है। जैसा कि आप कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन यदि बढ़ता है तो एमएसपी भी बढ़ाई जाती है और उस पर खरीद करने की सरकार की पूरी कोशिश है। चारों तरफ से खरीद की जा रही है। और इसी तरह से इस बार दाल में भी खरीदारी करने के लिए नया ये बिल्कुल कि अगर आप लेकर आते हैं तो एमएसपी पे जितनी भी दाल आएगी वो खरीदी जाएगी, जितनी भी दाल आएगी आपकी खरीद ली जाएगी। तो चारों फाउंडेशन आप सही बोले, सरकार इस पर पूरी जागरूक है और कर रही है। बिल्कुल, तो ये एक नई चीज़ मैं कहूँगी, जैसे सरकार ने एक तरीके से गारंटी दी है दलहन को लेकर कि अगर ये दालें आप प्रोड्यूस करते हैं और अगर बेचना चाहते हैं तो इसमें एक शर्त भी है। वो पंजीकरण कहाँ कराना है, कैसे कराना है, वो भी कुछ इसमें कहा गया है। वो अभी आएगा। दो नाफेड और एनसीसीएफ करके दो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और वहाँ पर बेचना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। तो देखिए, नंदस्वरूप मिश्रा जी का जो सवाल था और उन्होंने खाद के बारे में जानना चाहा, और जैसे कि हम जानते हैं कि नई तकनीक का इस्तेमाल कर आप इरिगेशन जो सिंचाई है उसे और बेहतर करा जा रहा है ताकि हमारे किसानों की लागत भी कम हो, ऊर्जा भी कम लगे और साथ ही साथ उत्पादकता और उत्पादन दोनों ही बेहतर हो। अब सर मैं आपसे जानना चाहूँगी खेमचंद जी, एक चीज़ और हमने देखी कि मखाना जिसे हम सुपर फूड कहते हैं और हमारे देश में मखाना के लिए बिहार जाना जाता है और बाहर भी काफ़ी इसकी डिमांड मखाना की देखी जा रही है। इसको और प्रोत्साहित करने के लिए भी इस बजट में एक विशेष कदम उठाया गया है, वो क्या है, उससे किस तरह का लाभ होगा? देखिए, अगर आप जो अर्बनाइजेशन हमारा हो रहा है देश के अंदर तेज़ी के साथ में, और एक न्यूट्रिशन फूड के बारे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो अभी आप कहीं भी देखेंगे मखाना की जो डिमांड है शहरों में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और ये पूरा प्रोडक्शन आपका बिहार से आता है और वहाँ जो रिपोर्ट आई है कि इसमें ज़्यादातर हमारे सीमांत और छोटे किसान हैं जो इसकी खेती करते हैं। इसके प्रोसेसिंग में भी दिक्कत है, तो मखाना बोर्ड बनने से उनको एक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और आगे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा। तो एक पूरी जो वैल्यू चेन की हम बात करते हैं उसका होने से एक अच्छा मूल्य जो है, जो प्रोडक्शन में किसान लगे हुए हैं उनको अच्छा मूल्य मिलेगा। और बीच में जो वैल्यू चेन की बात करते हैं, स्किल इंडिया की बात करें तो हमारे ग्रामीण एरिया में जो नौजवान हैं उनको रोजगार देने की बात करें तो एक स्किल का डेवलपमेंट का सरकार भी उसके अंदर काफ़ी प्रोग्राम है। जी जी। तो जब स्किल डेवलप होगी तो उनको वहीं रोजगार मिलेगा इसकी प्रोसेसिंग में, और वैल्यू चेन के थ्रू उनका माल अच्छे रेट पे बिकेगा। तो बैक एंड में हम देखें किसान को फायदा भी हो गया और उधर जो उपभोक्ता हैं उनको भी सही मूल्य पर अच्छा उत्पाद जो है एक उपभोक्ता को मिलेगा। ओवरऑल हम कहें उस क्षेत्र का विकास भी होगा और अच्छी एक जो न्यूट्रिशियस फूड है
वो पूरे भारत देश में मिलेगा। बिल्कुल, और जैसे कि सर आपने कहा कि इसमें कौशल विकास करने की आवश्यकता है, विशेष स्किल है। और मखाना की पॉपिंग की बात करें, जिस तरीके से मखाना निकाला जाता है उसमें, या फिर उसकी हार्वेस्टिंग, इसमें काफ़ी रिस्क फैक्टर भी रहते हैं और काफ़ी स्किल की आवश्यकता होती है। तो मुझे लगता है कि वो जो समस्याएं थी उन्हें भी इसके माध्यम से एड्रेस किया जाएगा। हम नई तकनीक और बेहतर स्किल के साथ मखाना का और ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। आइए अब बात करते हैं, हमारे साथ एक दर्शक हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं कपास के बारे में पूछना चाहूँगा। अमरदीप जी, इस बात में बदलाव होगा कहते ठीक भी किस तरह के होगा जी? अमरदीप जी एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएं, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पाई। कपास खातर पूछूंगा जी, मैं अगर 5 साल में कहते ठीक होगा, 20 बार ठीक होगा, क्या होगा इसका जी अगर? सर आप समझ पा रहे हैं? नहीं। अमरदीप जी एक बार फिर से बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी आप कहो कपास के बारे में बजट में कह रहे हैं किस तरह क्या बीज में बदलाव होगा, किस तरह के होगी? कपास के बीज के बारे में जानना चाहते हैं खेमचंद जी। हाँ, इनका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो कपास का ही क्षेत्र है जो आपका हरियाणा में जहाँ से आप बोल रहे हैं, हिसार का एरिया और उधर फतेहाबाद, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट और पंजाब का जो फिरोजपुर ज़िला है, ये कपास ट्रेडिशनली कपास के लिए जाना जाता है। जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि कपास के क्षेत्र में काफ़ी सालों से समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का बीज जो है वो जब किसान को नहीं मिलेगा तो उसका उत्पादन ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। कई बार उस पर काफ़ी खर्चा भी आता है, पेस्टिसाइड का भी यूज होता है उसके अंदर। और हमारा सबसे बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बैकबोन, अगर कपास का प्रोडक्शन लंबे रेशे वाली कपास की हम जो बात करते हैं, अगर इंडस्ट्री को नहीं मिला तो वो इम्पोर्ट पर डिपेंड हो जाते हैं। और सरकार किसी हालत में ये नहीं चाहती है कि हमें कपास का आयात करना पड़े इंडस्ट्री के लिए, और फिर हम यहाँ से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा कपड़े का हम एक्सपोर्ट करते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक मिशन मोड में कपास के ऊपर जो सरकार ने स्कीम बनाई है और इस बजट के अंदर वित्त मंत्री जी ने उसको लाया। इससे किसानों को अच्छी क्वालिटी का बीज मिलेगा और हमारे जो संस्थान हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको भी फंडिंग आएगी, अच्छी रिसर्च होगी उसमें, और अलग अलग जो जलवायु क्षेत्र है हमारे देश में जब कपास होता है उनकी जलवायु के हिसाब से अच्छा बीज मिलेगा और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी किसानों को मिलेगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस भी आएंगे जो अच्छी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ओवरऑल मैं कहूँगा बीज, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और फिर एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सब के अंदर मिशन में काम होगा और किसानों को इससे डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। जी जी बिल्कुल। तो ये तो बात हुई कि जैसे कि हमारे दर्शक कपास के बारे में कह रहे थे, और ये एक बहुत ही व्यवहारिक समस्या हम देख रहे हैं कपास के किसानों के साथ आ रही थी, और इसको लेकर इस बजट में भी विशेष ध्यान रखा गया। हमें पूरी उम्मीद है कि जो ये समस्याएं, जो कठिनाइयां किसानों के सामने आती हैं, ये ज़रूर दूर होंगी। अगर आपको कोई और भी सवाल है, आप कुछ जानना चाहते हैं, आप अपने सवाल में व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप सवाल भी हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे, ईमेल भी करेंगे, उसे भी हम लाइव ही कार्यक्रम में शामिल करते हैं। टोल फ्री नंबर तो आप जानते हैं, उस पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। अब सर बात करना चाहेंगे, एक और विशेष योजना का जिक्र किया गया इस बजट में, वो है धन धान्य योजना। ये क्या है सर? प्रधानमंत्री धन धान्य योजना जो है, अब हमारे देश में 700 से ऊपर ज़िले हैं। अब इसमें बात की जाए तो जो कृषि उत्पादकता जो है वो सब जिलों की एक समान नहीं होती है। कुछ ज़िले हमारे एडवांस हैं खेतीबाड़ी में, कुछ ज़िले थोड़े पिछड़े हुए, कुछ मध्यम हैं। तो 100 ज़िले ऐसे चुने गए हैं, पहले एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाम से थे, जिनके अंदर थोड़ा प्रोडक्टिविटी कम है और हमारा जो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा दूसरे जो अच्छे ज़िले हैं उनके कंपेरिजन में करें तो कमज़ोर है। तो इसमें स्पेशल पैकेज की बात की गई है कि जो 100 ज़िले थोड़ा एग्रीकल्चर में पीछे हैं, इनमें एक पूरा जो है आपका मृदा सुधार, उसमें कृषि सिंचाई की योजनाएं और आगे जो इनपुट्स की, जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये सभी फसलों के लिए जो भी वहाँ पर होती हैं। एक डाइवर्सिफिकेशन की बात भी की गई है, हम सिर्फ उसमें फसलों पर ही डिपेंड नहीं रहेंगे, और क्या हम पशुपालन के अंदर या मछली पालन में कैसे डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, फलों और सब्जियों में उस एरिया की जलवायु के हिसाब से कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो सरकार का पूरा पैकेज जाएगा इसके अंदर, और साथ में इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होंगे, डेमोन्स्ट्रेशंस भी होंगे, जिससे कि ये जो 100 ज़िले हैं इनके अंदर पूर्ण रूप से कृषि का और उससे जुड़े हुए दूसरे जो पशुपालन है, फल और सब्जियां हैं या मछली पालन है, सबके अंदर जो है सुधार और उनकी प्रति व्यक्ति आय जो है किसानों की उसके अंदर बढ़े जो है। जी जी
बिल्कुल, जैसे सर बातचीत में भी आपने जिक्र किया मछली पालन के बारे में भी, तो मछली पालन, मत्स्य पालन एक हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार की काफ़ी प्राथमिकता में रहा है। चाहे पिछले बजट की बात करें, उससे पहले बजट की बात करें, हमेशा ही मत्स्य पालन के लिए कुछ न कुछ अनाउंसमेंट हुए हैं। इस बजट में भी हमने देखा है कि कुछ विशेष बातों को फोकस में रखा गया है। वो क्या है जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मजा आएगा, देखते रहें हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान, और आज के हेलो किसान में अगर आप अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं कृषि बजट के बारे में, यानी इस बार जो आम बजट जारी किया गया है उसमें कृषि के क्षेत्र के लिए क्या विशेष रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कृषि बजट। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और सर, जैसा कि हमने ब्रेक से पहले इस पर थोड़ा सा डिस्कस किया कि मछली पालन जो इनलैंड यानी जो समुद्र का ना हो करके जो आप तालाब बनाते हैं वो, या फिर और भी अलग अलग तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बना के आप मछली पालन कर सकते हैं। लेकिन इस बार हमने देखा है कि समुद्र में कैसे हमारे मछुआरे जो हैं वो पूरी सिक्योरिटी के साथ और दक्षता के साथ मछली पालन कर सकें या फिर मछली पकड़ सके, उसके लिए भी कुछ कहा गया है। जी, आपने बहुत सही कहा। ये खेती कृषि से संबंधित जितना एक्सपोर्ट है उसमें मछली का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा वैल्यू का होता है, और वो सनराइज सेक्टर के रूप में देखा जा रहा है। हम जो एक्सपोर्ट करते हैं उसका प्रोडक्शन सी से भी होता है और ज़मीन से, एक्वाकल्चर से, इनलैंड एक्वाकल्चर से भी होता है। इनलैंड एक्वाकल्चर में श्रिम्प से ज़्यादातर एक्सपोर्ट होती है, जो कि तटीय इलाकों में होता है। और ये जो समुद्र में जो हमारे पास डीप सी से, गहरे समुद्र से मछली निकालने की अभी कैपेसिटी कम है, इसको हम इम्प्रूव करके जो पर्टिकुलरली अंडमान और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हैं, और ये यहाँ पर मालदीव लक्षद्वीप है, इन दोनों एरिया में इस पर इम्फेसिस दिया गया है। जो हमारा इकोनॉमिक जोन है वहाँ से और फिर गहरे समुद्र से भी मछली निकाली जाए, जिसकी वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है, और वहाँ पर बेच करके इससे फ़ायदा कमाया जा सके। इसके साथ ऐसा करने से रोज़गार का बहुत ज़्यादा सृजन होगा, क्योंकि एक तो मछली पालन में, दूसरे उसकी प्रोसेसिंग में, और तीसरे इसके एक्सपोर्ट में। तो हमें ये सेक्टर अछूता है। अभी अंडमान वाली जो गहरी समुद्र में है हम बहुत कम कर पाए हैं। और इसी तरह से हमारे पास बहुत एरिया है जो तटीय क्षेत्र में, जहाँ पर कि हम श्रिम्प का और या झींगा जो कह सकते हैं, झींगा की खेती करके हम इसको एक्सपोर्ट करें तो हमें बहुत फ़ायदे होंगे, और इसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है अभी। जी जी। तो इस पर सरकार केंद्रित हो रही है, इधर माने लोगों को बढ़ावा देना चाह रही है, ऐसा करें। जी जी बिल्कुल। तो देखिए, अगर हम एक्वाकल्चर जिसे हम कहें जल कृषि, तो उसके अलग अलग अंग हैं, उसमें सब कुछ आता है, चाहे वो आप इनलैंड फिशिंग करते हैं या समुद्र में है, झींगा पालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, क्रैब करते हैं, सब इसी का ही हिस्सा है, इसी के ही अंग है अलग अलग। और हर एक क्षेत्र को इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिला है, इस बात को ध्यान में रखा गया। और देखिए, मछुआरों के लिए सरकार काफ़ी कुछ कर रही है, क्योंकि एक वो असंगठित क्षेत्र था, एक तो पहले उनका डेटा बेस बनाया जाए, इस पर काफ़ी काम किया गया। और आप जैसे कह रहे हैं कि एक जी सर कुछ कहना आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो मखाना भी है, मखाना भी में मछुआरे ही ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। जी जी। क्योंकि वो मखाना की खेती तालाब से होती है जी। तो मछुआरे ही उसको, बिहार में मछुआरा समुदाय ही इसमें इन्वॉल्व है जी, जो कि बहुत ही गरीब हैं। तो सरकार मछुआरों के विकास पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सर, अब ऑयल सीड्स पर आते हैं। जो हम तिलहन की बात करें, और
हमने इस पर येलो मिशन देखा, जब सरसों की खेती को बढ़ाने के लिए बजट में अनाउंस किया गया था कि सरसों में और बेहतर हम प्रदर्शन करें, उसका हमने परिणाम भी देखा। और ये लगातार हर बजट में तिलहन को लेकर कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। जो हमारा तिलहन मिशन पहले से चल रहा है उसको लेकर इसमें क्या कुछ और बजट एलोकेट किया गया है, उसे और आगे बढ़ाने के लिए क्या किया गया है? देखिए, पिछले साल का जो बजट था उसमें तिलहन की बात की गई थी कि उसमें हमारे जो मुख्यतः जो हमारे जो या मुख्य तेल वाली फसलें हैं, भले उसमें सोयाबीन है, भले सरसों है, तिल है, 4-5 फसलें थी उसके अंदर। हमारा देश जो है अभी जो मैंने बताया, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और शहरीकरण बढ़ रहा है और तेल की डिमांड भी तेज़ी से बढ़ रही है, तो उस तेल की डिमांड हम लोग अपना जो उत्पादन है देश का उसे नहीं कर पाते हैं, हम बाहर से आयात करते हैं। एक बहुत बड़ी मात्रा में आयात होता है और आगे जो नीति आयोग ने भी जो फोरकास्टिंग की है आज से 15-20 साल बाद में भी, उसमें भी दर्शाया गया है कि हम आयात पर निर्भर रहेंगे अगर यही हमारा प्रोडक्शन इस तरह से बढ़ा, अगर हम ज़्यादा प्रयास नहीं किए तो सरकार की मंशा ये है कि जो हमारी जो मांग है उसको पूरा करने के लिए हम अपने देश में ही जो खाद्यान्न तेल हैं इनका उत्पादन करें। तो पिछले साल इसमें प्रावधान बजट में किया गया कि हम इन जब 5 फसलें जो तेल वाली फसलें हैं इनके अंदर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में, इसकी प्रोसेसिंग में, इस सब के अंदर ध्यान देंगे। और मुझे खुशी है बताते हुए कि इस बार का भी जो बजट है उसके अंदर भी एक बढ़ाकर इसमें एलोकेशन किया गया, बजट एलोकेशन, जिससे कि जो पिछली बार प्रावधान किया गया था वो स्कीम आगे भी जारी रहे और हम एक स्टेज में जाके इसमें आत्मनिर्भर हो जाए। इसमें किसानों को फ़ायदा भी मिलेगा, उनको अच्छा मूल्य मिलेगा इससे, और देश में हमारे जो उपभोक्ता हैं उनको हमारे घरेलू जो तेल हैं उन पर वो निर्भर रहेंगे और हम आयात पर धीरे धीरे करके हमारी निर्भरता कम कर देंगे इसमें। जी 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 बिल्कुल। अब एक कॉलर हैं, नर कुमार जी हैं, जिन्होंने किन्नौर से हमें कॉल किया है। आइए उनका हम सवाल लेते हैं। नर कुमार जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है। हेलो हेलो, नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार, बताएं, प्रश्न बताइए अपना। नर कुमार जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? नमस्कार जी मैडम जी। जी नमस्कार, बताइए सर, सवाल क्या है आपका? मैं ये जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। जी 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 बताएं। ये जो 3 लाख का केस था ना सर जी मैडम जी, तो जिला किन्नौर में भी ये 5 लाख का लागू हो सकता है, नहीं हो सकता जी? एक्चुअल में जैसे वित्त मंत्री जी ने बजट में अनाउंस किया तो ये एक जनरल स्कीम है। जो केसीसी कार्ड हमारा जो है पूरे भारत देश में पहले 2020 से पहले सिर्फ हमारे जो खेती वाले किसान थे उनके लिए था, बाद में पशुपालन से जुड़े हुए जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए लागू किया गया, मछली पालन के लिए भी जो किसान हैं उनके लिए लागू किया गया। तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि भारत सरकार में कहीं भी जो खेती कर रहे हैं भारत देश में, किसी भी प्रदेश में है और किसी भी चीज़ की खेती कर रहे हैं, उन सबको समान रूप से अधिकार होगा कि वो केसीसी कार्ड में जो लिमिट है 3 लाख की, उसको 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक जो की गई है उसका फ़ायदा उठाएं और नया की फ़ायदा उठाएं। बल्कि इसमें जो दूसरा स्कीम है इंटरेस्ट सबवेंशन का, आप टाइमली उसको पेमेंट करके जो 3% जो ब्याज की छूट है उसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आपको फिर प्रैक्टिकली वो 4% का ही ब्याज लगेगा, जो कि अगर आप बाज़ार में कहीं से भी उधार लेने चाहें आपको इतने कम ब्याज दर पर कहीं पर भी आपको लोन नहीं मिलेगा। तो सभी किसान इसका पूरे भारत देश में कहीं भी है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और देखिए, केंद्र सरकार की योजना है ये, तो आप पूरी तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं अगर आप किसी भी राज्य के हैं, तो साफ तौर पर आप इसका। अच्छा सर, जैसे लिमिट इसकी इंक्रीज़ हुई है, 3 से 5 लाख हुई है, तो ये अपने आप ही हो जाएगी, इसमें किसानों को कुछ करना पड़ेगा? ये भारत सरकार का जैसे बजट पारित हो गया तो बैंक जो इसके कंसर्न हैं उनको अपने आप ही आदेश चला जाएगा कि ये लिमिट 3 से लेकर 5 लाख कर दी गई है, और जो किसान हैं वो संबंधित बैंक में जहाँ भी उनको ये कार्ड इशू किए गए वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार की स्कीम है। तो डेफिनेटली जब वो जाएंगे तो उनको अगर कोई और फॉर्मेलिटी होगी तो वो कर सकते हैं वहाँ जाके, लेकिन जनरल एक है कि 3 से 5 लाख इसको कर दिया गया है। जी जी बिल्कुल। तो आपने देखा कि कैसे इसमें हमारे किसानों को लाभ हो सकता है, और इसे बहुत ही सरल रखा गया है। इसमें कोई आपको ज़्यादा कागज़ का झंझट नहीं है, जैसे अक्सर जिस चीज़ से हमारे किसान डरते हैं। अब सर मैं जानना चाहूँगी कि जैसे आपने मछली पालन पे भी प्रसंस्करण के बारे में बात की, और इसके अलावा हमने देखा है कि फल सब्ज़ी जैसे जैसे हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं और हमारे किसान भी विविधीकरण में जा रहे हैं, तो फल और सब्ज़ी के क्षेत्र में हम एक जो बड़ी समस्या देखते हैं वो वेस्टेज, काफ़ी उसमें नुकसान हो जाता है और
उस नुकसान को कम करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रसंस्करण को लेकर के भी कुछ कहा गया इसमें, खासतौर पर अगर हम फल और सब्जियों की बात करें। ये भी एक मिशन मोड में भारत सरकार ने लिया है इस बार, फल और सब्जी दोनों में, क्योंकि फल और सब्जी के उत्पादन उतना ज़्यादा दिक्कत वाली नहीं है, उत्पादकता हमारी काफ़ी अच्छी है, किंतु उसके बाद वेस्टेज ज़्यादा चला जाता है। तो इसलिए सरकार इसके वैल्यू चेन बढ़ाने के लिए, वैल्यू चेन इम्प्रूव करने के लिए और प्रोसेसिंग फैक्ट्री लगाएगी, जिसके ये सब प्रसंस्कृत हो करके मार्केट में आए और इसका इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत बड़ा बाज़ार है जहाँ की एक्सपोर्ट किया जा सके। तो सरकार इस तरफ बहुत संवेदनशील है और इस पर एक मिशन मोड में काम करने जा रही है। चारों तरफ छोटे छोटे प्रसंस्करण उद्योग लगाए जाएंगे ताकि सब्जियां और फलों को प्रसंस्कृत किया जा सके, ताकि ग्रामीण लोगों को इस उद्योग में रोजगार मिल सके और लोगों को अपनी आमदनी बढ़ाने में सहूलियत मिले। इस तरह से सरकार इसको बढ़ावा दे रही है जी। और जैसा कि हम सुनते हुए सर सर्कल इकोनॉमी, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि वेस्टेज ना हो, उसे किसी अलग अलग तरीके से, चाहे वो फार्मा के क्षेत्र हो या फिर खाद्य प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ हो, उन्हें सही तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए। बिल्कुल। तो ये आपने जाना कि किस तरीके से हमारी सरकार हर एक सेक्टर को, कृषि से जुड़ा हुआ जो भी सेक्टर है उसे छूने का उसने प्रयास किया इस बजट में भी, और वो क्षेत्र और सुदृढ़ हो और बेहतर हो, इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, आइए उनसे हम बात करते हैं। हेलो हेलो, सत्यवान जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो। हाँ जी। जी सत्यवान जी बताइए, सवाल बताएं। सवाल मेरा ये है जी, मेरे पास 3 लाख का क्रेडिट किसान कार्ड है जी। जी। ये 5 लाख का करवाना है तो जो तहसील की प्रक्रिया है जमीन गिरवी रखने की, वो दोबारा होगी कि ऐसे का ऐसे बैंक शाखा बढ़ा देगी? ये सवाल है जी। ठीक है सत्यवान जी, अभी हमने इस पर बात की है, लेकिन अगर आप हमारे जवाब नहीं सुन पाए तो हम आपके लिए दोहरा देते हैं सर। नहीं, आपका जो क्वेश्चन है, अभी पहले भी एक किसान ने यही क्वेश्चन किया, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत सरकार ने बहुत सोच समझ के इसकी लिमिट बढ़ाई है, 3 से 5 लाख की है, क्योंकि उनको मालूम है कि आप लोगों की लागत भी कृषि में बढ़ती जा रही है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए किसान भाइयों को बाहर से लोन नहीं लेना पड़े, इसलिए इसको 3 से 5 लाख किया गया। और आपने ऑलरेडी जो ज़मीन की फॉर्मेलिटी बैंक में की है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए बैंक मैनेजर के पास में या कृषि अधिकारी जो बैंक में बैठते हैं और उनसे डिस्कस कीजिए, आपकी ऑटोमेटिकली लिमिट जो है 3 से 5 लाख ही हो जाएगी। एक्स्ट्रा आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल। तो सर जैसे किसान क्रेडिट कार्ड पर काफ़ी सवाल भी आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा इस पर और बात कर लेती हूँ। जो हमारे किसान ये भी ध्यान में रखें कि अब लिमिट 5 लाख हो गई है, तो उसे उतनी सूझबूझ से इस्तेमाल करें। कैसे किसान क्रेडिट कार्ड हमारे किसानों की एक जो धन की आपूर्ति की आवश्यकता होती है उससे पूर्ति हो रही है, और ये कदम कितना महत्वपूर्ण है? खेती में किसी भी रोजगार में पैसे की पूंजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ख़ासकर किसान जो गरीब किसान हैं उनके पास पूंजी होती नहीं है। और जब पूंजी नहीं होगी तो जो इनपुट डालना है, जैसे फर्टिलाइज़र है, लेबर है, दवाइयाँ हैं या सही बीज खरीदना है, वो नहीं खरीद पाएंगे। तो इसी वास्ते सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की, ताकि किसानों को किसी से लोन लेने के लिए लंबी लाइन में न लगना पड़े, बैंक से जाए और निकाले और अपना काम करे। किंतु ये ऐसा नहीं है कि सभी की लिमिट 5 लाख की हो गई। ये डिपेंड करता है किसके पास कितना रकबा है, कितनी उसकी ज़रूरत है, उसके हिसाब से सबको अलग अलग एक लिमिट दिया गया होगा। तो पहले मैक्सिमम लिमिट 3 लाख तक की थी, उस लिमिट को 5 लाख तक बढ़ा दिया गया। तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि सभी का 5 लाख हो जाएगा। 5 लाख उसी का होगा जिसके पास उसकी उतनी ज़रूरत होगी। तो वो बैंक से जा कर के ही पता करने पर कि कितना मेरा, जो 3 लाख वाले हैं उनका तो 5 लाख हो जाएगा, जिनका 2 लाख वाला होगा उनका 3 लाख हो सकता है, जिनका 1.5 लाख का होगा लिमिट उनका 2.5 लाख 3 लाख ऐसा कुछ हो सकता है। तो डिपेंड करता है। ये लिमिट सिर्फ बढ़ाई गई है कि 5 लाख तक लोन ले लेंगे, और इस लोन से उनको जो महंगी रेट पर लोन मिलता था दूसरे लोगों से, बनिया से, उनसे उनको छुटकारा मिल गया। और ये एक तरह से बहुत ही सस्ता रेट है, क्योंकि 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं है यदि आप अपनी फसल बेच करके तुरंत जमा कर देते हैं, या मछली बेच करके तुरंत जमा कर देते हैं, या तो डेयरी में भी दूध तो उनका रेगुलर बिकता है, तो समय समय पर अपना जमा करते रहें तो
एक तरह से बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट का ही मान सकते हैं। ये थोड़ा सा तो चुकाना ही पड़ता है जी जी। तो इस बहुत ही सहूलियत वाली है, इससे खेती में बढ़ावा मिलता है, पैदावार बढ़ती है सब चीज़, क्योंकि जब अच्छा इनपुट डालेंगे तो अच्छी पैदावार होगी। गाय अच्छी खरीदेंगे, गाय को अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे तो अच्छी दूध देगी, उससे उनको ज़्यादा फायदा होगा। तो इसी फैसिलिटी को सरकार ने स्ट्रेंथन किया है, बढ़ाया है, ताकि किसान को असुविधा ना हो और ये इसका इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सके। जी बिल्कुल। और सर, जैसे कृषि में ऋण की हम बात कर रहे थे कि सरल और सहज तरीके से ऋण दिया जाए, हमने पिछले बजट में भी हमने देखा इस बारे में। तो किसानों के मन में ये भी सवाल उठता है कि जैसे किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट तो बढ़ गई, तो ऐसा ये तो नहीं कि और जो स्कीमें चल रही थी उसमें जो उनको ऋण मिलना था या उसमें तो नहीं कहीं कटौती कर दी जाएगी? मतलब किसान एक इंडिविजुअल की अगर हम बात करें सर। नहीं, इसमें ये जो लिमिट बढ़ाई गई है, हमारी जो फसलें जो होती हैं उनमें एक जो इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है। जो आप खेती करते हैं समय समय पर आपको बीज चाहिए, खाद चाहिए और जितने भी इनपुट लगते हैं उनकी पूर्ति करने के लिए ये किसान क्रेडिट कार्ड से आपको ऋण दिया जाता है। अब सरकार की दूसरी स्कीम्स हैं, वो एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होती हैं। आप यंत्र खरीद रहे हैं, ट्रैक्टर खरीद रहे हैं या कोई और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनका इससे कोई मतलब नहीं है। केसीसी कार्ड का एक अलग उद्देश्य है और दूसरे जो सरकार की स्कीम्स हैं, आप मान लो पशुपालन करना चाह रहे हैं, उसके अंदर बैंक से आपने कोई 5 पशुओं के लिए लोन के लिए अप्लाई किया, वो अलग चीज़ है आपका, उसका इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको केसीसी में जो लिमिट है उसकी जो टर्म्स कंडीशन है आप उसको पे करते जाइए, आपको लोन उसमें रिप्लेस होता रहेगा। जी जी सर, अब जीन बैंक के बारे में बात कर लेते हैं, ये क्या है सर? इस सरकार ने जो ये बजट में काफ़ी अच्छी बात कही जीन बैंक के बारे में। जो हमारा जितना भी बीज है हमारे, जो अलग अलग हमारा देश बहुत बड़ा है, अलग अलग जलवायु क्षेत्र हैं इसके अंदर, तो कोई भी बीज जो है अगर आप उसको जर्मप्लाज्म हम उसको कहते हैं कि अगर आप उसको सेफ रखना चाहते हैं, अगर आपको नॉर्मल कंडीशन में रखेंगे तो ज़्यादा 1, 2, 3 साल में आप देखेंगे बीज वाइबिलिटी नहीं रहती है उसकी। तो लंबे समय तक अगर आप इसको रखना चाहते हैं और कभी जैसे अभी जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें ऐसा बीज होता है जो कि जैसे राजस्थान की बात करें, रेगिस्तान के अंदर हमारे पास ऐसा बीज है जो कि अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, उसके अंदर भी वो उत्पादन दे जाता है। हमें उस बीज को कहीं और क्रॉस करके नई वैरायटी बनानी है, लेकिन उस परिस्थिति में आप रखेंगे तो बीज वो खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हम जरा जीन बैंक की बात करते हैं। एक तरीके से हम इसे बीज संरक्षण कह सकते हैं क्या? उसी बीज का एक एक्सटेंशन है लंबे समय के लिए। और मैं बताना चाहूँगा, जानकारी आपको बताना चाहूँगा, अभी नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है भारत सरकार का, जो ICR की संस्था दिल्ली में है, वहाँ पर बहुत बड़ा जीन बैंक है। तो उसी संस्थान से एक रिकमेंडेशन गया था कृषि मंत्रालय में कि हमारे को एक और जीन बैंक, अल्टरनेट जीन बैंक चाहिए जर्मप्लाज्म को रखने के लिए। ये 5 लाख कैपेसिटी का है और वित्त मंत्री जी ने 10 लाख कैपेसिटी के जर्मप्लाज्म की बात की है कि हम इसको एक और देंगे। इसमें बहुत अच्छा कदम है और वो एक अल्टरनेट होगा। बाई चांस किसी वजह से वो जीन बैंक में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो दूसरा जीन बैंक जो होगा वहाँ से हमें बीज कभी भी ज़रूरत होगी मिल जाएगा हमारे को। जी बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ ही हमें यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा, लेकिन ये चर्चा नहीं रुकेगी। ब्रेक के बाद भी हम बजट पर कुछ और ख़ास बातें आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं, बजट से आप कितने खुश हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये आप अपने अनुभव भी, अपनी राय भी साझा करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए ये मंच है। ज़रूर हमें कॉल करें। हेलो किसान में यहाँ छोटा सा ब्रेक। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेलो किसान में। और आज हम बात कर रहे हैं कृषि बजट पर। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उमा शंकर जी हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश से हमें फ़ोन किया है। उमा शंकर जी, स्वागत है हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है, क्या कहना चाहते हैं बजट के बारे में? अयोध्या से हैं उमा शंकर जी। हेलो उमा शंकर जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? अब मेरा सवाल यह है कि हमारे सरकार ने दलहन के ऊपर भी बजट अच्छा रखा। धन्यवाद। दलहन के ऊपर भी बजट अच्छा रखा हुआ है, लेकिन उसके सुरक्षा के बारे में कुछ जो है नहीं प्रकाश डाला कि कैसे उसको सुरक्षा के नीलगाय से, बंदर से या जो इनसे कैसे उसकी सुरक्षा हो। अच्छा ठीक है, आवारा पशुओं के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं? जी हाँ, दलहनों के बारे में मिशन मोड की बात की गई है। 3 दलहनों की बात की गई है इसमें कि उड़द, मसूर और आपका जो है ये तूर जो है। तो इसमें 5-6 साल तक मिशन मोड में सरकार जब काम करेगी तो वहाँ जो आपकी समस्याएं हैं, जो भी कृषि विभाग आपका जो होगा वहाँ पर, तो वहाँ हर एरिया की अपनी अपनी समस्या है। कहीं पर आपका ज़्यादा पानी हो जाता है, कहीं सूखा पड़ जाता है। तो दलहन तो हर क्षेत्र में होता है। तो इन्होंने जैसे बंदरों की बात की, तो उसके लिए मेरे विचार से थोड़ा आप जो स्टेक होल्डर मीटिंग करें वहाँ पर कृषि विभाग जो है या कृषि विज्ञान केंद्र है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से काफ़ी किसानों ने उत्पादन करना छोड़ दिया है इसमें। तो लोकल लेवल पर कैसे इसका समस्या का समाधान किया सकता है, मेरे विचार से वहाँ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और आपका जो पशुपालन विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी होगा जो है, कैसे इससे निजात पा सकते हैं, वो एक उसका एक तरीका है। बाकी जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है, वैल्यू चेन डेवलपमेंट है, मार्केट है, उसके बारे में सरकार ने पूरी गारंटी दी है कि हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे, अच्छे बीज देंगे, अच्छी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी देंगे, मार्केट भी देंगे। और नाफेड और एक एजेंसी के थ्रू इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराने की बात भी कही है, जिससे कि आपका 100% जो दही दालें हैं आप उनको बेच सकते हैं। जी ठीक है सर। नलिनी रंजन जी, जैसे कि दलहन की जब हम बात करें, दलहन तिलहन की, तो हमें पता है कि हमें बाहर से भी लाना पड़ता है देश की खाद्य ज़रूरतों को पूर्ति करने के लिए। वही हमारे यहाँ कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं, ऐसी फसलें भी हैं जहाँ हमारे पास सरप्लस है, और वो सरप्लस औने पौने दाम में ना बिके, उसका सही इस्तेमाल ना हो, उससे बेहतर है कि हम एक्सपोर्ट करें। इसे एक्सपोर्ट करने के लिए भी क्या किसी तरह का तंत्र और दुरुस्त करने की दिशा में भी इस बजट में कुछ बातें रखी गई हैं? बिल्कुल सही। सरकार ने इस बार एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन चालू किया है, जिसके तहत खेती कृषि से संबंधित ही नहीं बल्कि हर एक सेक्टर से एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, ये टारगेट रखा गया है। और हम सभी जानते हैं कि एक्सपोर्ट तब होता है जब दूसरे देश आपके प्रोडक्ट को चाहते हैं, गुणवत्ता चाहिए। तो उस गुणवत्ता वाली उत्पादन करने के लिए, तो जैसे हम जैसे हम कोई प्रोडक्ट भेजते हैं बाहर, तो बहुत सारे रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उसमें केमिकल्स को वो ज़्यादा रहता है, प्रोडक्शन में कुछ क्वालिटी डाउन रहती है। तो सरकार उस चीज़ पर गुणवत्ता को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी इस बजट के थ्रू, ताकि हम मछली ही एक्सपोर्ट करते हैं तो कभी कोई केमिकल, कभी कोई केमिकल कारण रिजेक्ट हो जाता है। फल जाते हैं, फल रिजेक्ट हो जाते हैं, सब नहीं रिजेक्ट होते हैं, कहीं कहीं कुछ रिजेक्ट हो जाते हैं, तो उससे एक्सपोर्ट पे हमारा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो सरकार उसमें ये जो टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर जो भी हैं, इनको कम करने की कोशिश करेगी, ताकि कंप्लायंस करने की, नॉन टैरिफ बैरियर जो उसके कंप्लायंस करेंगे तो फिर हमारा रिजेक्शन नहीं होगा और इससे हमारी बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो इसी तरह का सरकार किसानों को ट्रेंड करेगी, जहाँ से एफपीओ के थ्रू किसानों को ऑर्गेनाइज करके, जो आप जानते हैं कि 10,000 एफपीओ बनाने के सरकार का पिछले ही सालों से चल रहा है प्रोग्राम, उसको और स्ट्रेंथन करना है और उसमें किसानों को ट्रेंड करके, स्किल डेवलप करके उनको क्वालिटी प्रोडक्ट पैदा करना है ताकि एक्सपोर्ट किया जा सके। अभी आपको जानकारी एक देना चाहूँगा कि जैसे वाराणसी से ही सब्जी का एफपीओ के थ्रू सब्जी और फल का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इसी तरह की चारों तरफ से कोशिश करी जा रही है और उसको बढ़ावा दिया जाएगा इस बजट के थ्रू। जी जी बिल्कुल, तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। और वहीं एक और क्षेत्र है जिसको लेकर हमने पिछले साल बहुत फोकस देखा सर, वो है हमारे मिलेट्स। और मिलेट्स के लिए हमारा देश, अगर हम कहें मिलेट्स हब है तो गलत नहीं होगा। और मिलेट्स अब हमारी संस्कृति का तो हिस्सा रहा है, लेकिन अब विदेशी भी मान रहे हैं कि कितना ये न्यूट्रिशियस है,
क्यों इसे आज के समय की मांग भी कहा जा रहा है। तो सर इस क्षेत्र को और बेहतर करने के लिए पिछले साल तो कई कदम उठाए गए और ये कंसिस्टेंट रहे, इसके लिए भी बजट में क्या रहा? हाँ, जैसे आपका जो बजट में घोषणाएं की गई तो आप बजट का एलोकेशन, डिटेल एलोकेशन देखें तो उसमें मिलेट्स के अंदर भी पैसा जो दिया गया है, मिलेट्स में आपके रागी है, बाजरा है, ज्वार है, इसके अंदर जो एक तो आपका प्रोडक्शन की बात करते हैं, किसान जो प्रोड्यूस करता है, फिर आपका वैल्यू चेन डेवलपमेंट है, जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वो पिछले साल या 2-3 साल से लगातार सरकार ने प्रयास किए तो काफ़ी इसमें प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आगे आई है। और हम कभी बाज़ार में देखें जितना हमारा शहरी क्षेत्र है, आप मार्केट में एक अवेयरनेस आई है, अभी जो भी आदमी मॉल्स में जा रहा है या परचेज कर रहा है वो सिर्फ गेहूं के बिस्कुट नहीं खाता है, मल्टीग्रेन बिस्कुट की डिमांड करता है या मल्टीग्रेन आटे की डिमांड करता है वो, जिसके अंदर आपके मिलेट्स भी हैं। तो इससे एक आपका जब प्रोसेसिंग के बाद में उस चीज़ की डिमांड आएगी तो पीछे किसानों को अभी इसको अच्छा मूल्य मिलने लगा है। अभी राजस्थान की बात करें, जितना भी बाजरा उत्पादन होता है राजस्थान के अंदर, वेस्टर्न राजस्थान जो हमारा रेगिस्तान का क्षेत्र है, एमएसपी से ज़्यादा रेट पे सेल होता है। ये ग्राउंड की रिपोर्ट से मैंने खुद अध्ययन किया है इसके अंदर कि उसको ऑर्गेनिक बाजरा मानते हैं, पेस्टिसाइड का यूज उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। जी जी। तो पहले से उसका एक खरीदारी हो जाती है, एजेंसी सक्रिय हो जाती है उस क्षेत्र के अंदर और किसानों को अच्छा दाम मिलने लगा। ये सब कुछ सरकार के प्रयास से इंटरनेशनल लेवल पर इसकी अवेयरनेस बढ़ाई गई। शहरी क्षेत्रों में जो बिस्कुट्स या दूसरे प्रोसेसिंग फूड्स है उसके अंदर इसकी डिमांड बढ़ी और बैक एंड में किसानों को भी एक अच्छा मार्केट मिलने की वजह से अच्छा मूल्य मिलने लगा। और नलिनी सर, ये तो हमने बजट में ही सुना था कि मिलेट्स को श्री अन्न का नाम दिया गया और इसके पीछे एक सोच ये भी थी कि मोटा अनाज ना कहकर श्री अन्न कहा जाए उसे और आदर भाव के साथ उसे पुकारा जाए। और हमने देखा भी कि उसका कितना प्रभाव हुआ, कितनी अवेयरनेस बढ़ी है श्री अन्न को लेकर के, जैसा कि सर ने भी कहा। सर अंत में कुछ और टिप्पणी आप करना चाहेंगे कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले? श्री अन्न की पॉपुलैरिटी डे बाई डे बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अपना जो भारत है एक शुगर पेशेंट का हब होता जा रहा है और उसमें गेहूं और चावल उसमें प्रमोट करते हैं। किंतु जो श्री अन्न है, श्री अन्न खाने से शुगर वाली बीमारी कंट्रोल रहती है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका कम होता है, इसलिए ये फ़ायदेमंद रहता है। इससे शुगर ज़्यादा आपका हाइप नहीं करता है तो कंट्रोल रहता है। तो इसलिए लोगों में इसकी जागरूकता बढ़ी है और लोग इसको डिमांड कर रहे हैं, जिसके कारण बिल्कुल प्राइस मार्केट में बढ़ रहा है और इस श्री अन्न उत्पादन करने वाले लोगों को फायदा मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी, खिमचंद जी आपका भी, नलिनी जी आपका भी, आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को जो बजट में कृषि के लिए जो विशेष बातें हैं उसे बहुत ही सरल शब्दों में समझाया और बहुत सारे जो हमारे किसान थे, जो उनके सवाल थे, आशंकाएं थी, उसका भी आपने समाधान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और इसी के साथ ही हेलो किसान में आइए अब नजर डाल लेते हैं हमारे अगले अंक के विषय पर। क्या विषय रहेगा अगले हेलो किसान में? तो हमारा विषय रहेगा रबी फसलों में समेकित कीट प्रबंधन और एलोवेरा की खेती। ये दोनों विषय रहेंगे जिसमें हम बात करेंगे कैसे हमारे किसान एलोवेरा की खेती कर सकते हैं, समेकित कीट प्रबंधन कैसे करें। अगले अंक में हम ये बात करेंगे। और अगर आपके कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप हमें एडवांस में भेज सकते हैं hellokisan2015@gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। और इससे भी आसान तरीका हमारा हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर, जो कि आप जानते हैं 1800-1130-60। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के बीच आप इस पर कॉल करें, अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और अगर किसी वजह से हमारा ये कार्यक्रम आप पूरा नहीं देख पाए, किसी जानकारी को फिर से सुनना चाहते हैं, तो बस इस QR कोड को स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल, जो कि हमारा YouTube ID है, इसे भी YouTube पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। हेलो किसान का आज का एपिसोड आप फिर से देख सकते हैं, पुराने एपिसोड भी हमारे उपलब्ध हैं YouTube पर, वो भी आप देख सकते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि बजट से जुड़ी जो भी आपकी आशंकाएं थे, जो भी आपके सवाल थे, उनका आपको जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।